नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र दुबे। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नमन करना चाहता हूँ उन शहीदों को जिन्होंने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। आज उन सभी बलिदानियों को नमन करता हूँ इस देश की सेना को, जो कि हमारे हमेशा सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, कैसी विषम परिस्थितियाँ हों, बॉर्डर पर खड़े होकर के हमारी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं। उनको भी बहुत बहुत नमन करना चाहता हूं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किला की प्राचीर से बोले। लाल किला की प्राचीर से जिन्होंने भाषण दिया वो लगभग 90 मिनट का उनका भाषण रहा। और 90 मिनट का भाषण ज़्यादातर जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने जो स्वतंत्रता दिवस पर अपना लाल किला की प्राचीर से जो भाषण दिया, उसमें देश का क्या विजन होगा उसी पर अधिकतम चर्चा होती रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज भाषण दिया, उनका अधिकतम जो भाषण रहा वो केंद्रित 2024 के चुनाव पर रहा। और 2024 को चुनाव को देखते हुए उन्होंने इस खास मौके को भी एक राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री जी का आप भाषण सुने। ये आंख में चोली बंद करके, आंख में आंख मिला करके तीन बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे अंतर्गत व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए। उन्होंने कहा कि हमें जो लड़ने की जरूरत है, हमारे देश को नौच खाया है जिन्होंने, वो है परिवारवाद, वो है भ्रष्टाचार और वह है तुष्टीकरण। तीन चीजें ऐसी हैं जिसने हमारे देश को नौच खाया। बात सही भी है, इससे कोई इनकार कर भी नहीं सकता है। लेकिन यह आरोप आप इशारों में जो विपक्ष पर लगाने का काम कर रहे हैं, अगर आप उसको अपनी पार्टी में देखेंगे या आपके जो भी सहयोगी हैं जिनको आप शामिल कर रहे हैं उनमें देखेंगे, तो ये सारे जो आप भाषण में बोल रहे हैं वो सब जुमला साबित हो रहा, क्योंकि वह सब आप कर चुके हैं। एक एक तथ्य पर बात कर लेते हैं। परिवारवाद की आपने बात की, आपने इशारा किया कि परिवारवाद है जो दूसरे का हक मारता है, परिवारवाद है जिसने देश को नौच खाया है। तो परिवारवाद की बात करें, आप जहां से भाषण दे रहे थे लाल किला की प्राचीर से, आपके सामने ही गृह मंत्री अमित शाह बैठे थे और उनका बेटा जय शाह बीसीसीआई में एक शक्तिशाली पद पर बैठा हुआ है, सचिव पद पर। कैसे बैठा? कोई परीक्षा हुई क्या? नहीं हुई ना। यह ताकत आपकी थी, यह ताकत गृह मंत्री की थी कि उन्होंने अपना बेटा वहां पर बैठा दिया। एक और मंत्री आपके सामने बैठे थे, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। उनके बेटा हैं पंकज सिंह, वह नोएडा से विधायक हैं। तीसरे एक और मंत्री बैठे थे, अनुराग ठाकुर, वो भी तालियां बजा रहे थे। वह श्री प्रेम कुमार धूमल, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे, उनके बेटा हैं। परिवारवाद की आगे बात करें, कल्याण सिंह जी, जो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, बाद में राज्यपाल भी बने, उनके बेटा राजवीर सिंह, उनके बेटा संदीप सिंह, राजवीर सिंह सांसद हैं, संदीप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, बहू से लेकर के बेटा तक सब विधायक, सांसद, मंत्री हैं। प्रवेश कुमार वर्मा
जो साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटा प्रवेश वर्मा वह सांसद हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे के बेटा दुष्यंत, विजय राजे सिंधिया, उनकी दोनों बेटियां, जिसमें एक वसुंधरा राजे और दूसरी, तो ये सभी रहे। अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ गए हैं। यह परिवारवाद नहीं है क्या? इसको आप परिवारवाद नहीं मानते हैं? यशवंत सिन्हा जो आपके पहले मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उनके बेटा, उनको आपने मंत्री बनाया है। परिवारवाद की आप बात कर रहे थे, परिवारवादी पार्टियों को आपने शामिल कर लिया। चाचा भतीजे की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में अजीत पवार को शामिल कर लिया आपने ओम प्रकाश राजभर को आपने शामिल कर लिया अपने एनडीए में। आपने निषाद पार्टी को शामिल कर लिया, रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान, उनके चाचा, उन दोनों को शामिल कर लिया। पीयूष गोयल, उनके पिताजी भी आपके में अटल जी सरकार में मंत्री थे। तो एक पूरा का पूरा खानदान, जितेंद्र प्रसाद, परिवारवाद की एक बड़ी प्रपार्टी रही है, सैकड़ों जिसमें नाम है। उनको अगर गिनाने पे आओ तो आपको सुबह से लेकर के शाम हो जाएगी। बीजेपी में सब परिवारवाद के लोग बैठे हुए हैं। तो परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा भ्रष्टाचार की बात करें। अभी सीएजी की रिपोर्ट आ गई है और आपकी सरकार की नाक के नीचे सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है कि जन आरोग्य योजना में, जिसमें एक ही मोबाइल नंबर पर 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, एक और दूसरा नंबर, उस पर भी लगभग 1.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। 43,000 परिवार ऐसे थे जिनमें 11 से लेकर के 201 सदस्य तक दिखाई गए। इलाज मरे हुओं का हो रहा था, चल रहा था, और एक ही मरीज कई अस्पतालों में इलाज करा रहा था। यह घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला। दूसरा घोटाला, नेशनल सोशल असिस्ट प्रोग्राम जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है, उसमें जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है उसका क्या किया, उसको निकाल करके और विज्ञापन में खर्च कर दिया इस सरकार ने। उससे निकाल करके विज्ञापन में खर्च कर दिया। कमाल देखिए। तीसरा, द्वारका एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, जिसकी कीमत 18 करोड़ प्रति किलोमीटर थी, वो बढ़कर के कितनी हो गई, 250 करोड़ प्रति किलोमीटर। और 450 करोड़ में इसरो ने मंगलयान पहुंचा दिया अंतरिक्ष में। यह सरकार की भ्रष्टाचार। सीएजी की रिपोर्ट पहली बार इस तरीके से आई, और सीएजी रिपोर्ट, इसको तो छोड़िए, अयोध्या जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें भी 20 करोड़ का हेराफेरी हो गई। घोटाला, लगातार घोटाले हो रहे हैं। अभी सरकार है, इसीलिए इन घोटालों पर पर्दा डाल सकती है। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो ये भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई मामले हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मामले, जब खुलेंगे तब पता लगेगा, जब इनकी परतें खुलेंगी। अभी सरकार है, सरकार उनको संरक्षित कर रही, रोक रही है। तभी सरकार को चाहिए कि उसके अनुसार ही ईडी हो, उसके अनुसार ही सीबीआई हो, और उसके अनुसार ही चुनाव आयोग भी हो। क्योंकि जो पैनल था उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के लिए एक राज्यसभा में बिल भी पेश कर दिया इस सरकार ने। अब उसमें केवल प्रधानमंत्री होंगे, उसमें उनके द्वारा मनोनीत कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और तीसरा लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता होगा। तो 2-1 से वोटिंग हो जाएगी। वो भी मामला, वो भी अपने नियंत्रण में। हर संस्था को अपने नियंत्रण में रखना। और बात किसकी करना कि भ्रष्टाचार देश को नोच रहा है। अरे भ्रष्टाचार नोचेगा ही। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? एक ईडी के निदेशक का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हटाने के लिए कहा कि 1 अगस्त से नया निदेशक चाहिए, तो फिर आप तुरंत फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, मिलाड हमें तो संजय मिश्रा ही चाहिए, अभी उनका कार्यकाल थोड़ा और बढ़ा दो। 45 दिन का फिर कार्यकाल बढ़ा के आ गए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से सरकार ने बनानी, गिरानी, यही सब काम करना है, और विपक्ष को नेस्तनाबूद करना है। तो यह भ्रष्टाचार नहीं है। और भ्रष्टाचारी जितने भी थे सब अपने पार्टी में लेकर के उनको इस तरीके से गंगा जल में नहला दिया कि अब वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे। अजीत पवार, जिन पर कुछ ही समय पहले मध्य प्रदेश में एक रैली में प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का गबन किया है, भ्रष्टाचार किया है, खनन घोटाले में किया है, बैंक घोटाले में किया है, सिंचाई घोटाले में किया है, उन्हीं अजीत पवार को बस 3 दिन बाद उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बना दिया। नहा लिए वो भी गंगा।
शुभेंदु अधिकारी भी ऐसी गंगा नहा गए। हेमंत बिश्व शर्मा जो कांग्रेस में हुआ करते थे और बीजेपी ने उनके खिलाफ एक बुकलेट भी जारी कर दी थी और रोड डेली धरना प्रदर्शन होता था। लेकिन जैसे ही बीजेपी में आए भ्रष्टाचार उनका खत्म हो गया, गंगा जी में नहा लिए, स्वच्छ होकर के आ गए। आजकल तो वो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बने हुए हैं। यह जो नारायण राणे 300 करोड़ का ईडी का मामला चल रहा है, आज मंत्री हैं और लोकसभा में भी बोल रहे, तो आपने देखा होगा तू तड़ाक की भाषा किसी सांसद से बोल रहे हैं, तू बैठ जा। किसी की बात, येदियुरप्पा की बात करें, रेड्डी बंधुओं की बात करें, कितने तमाम भ्रष्टाचारी जिनको पार्टी में लिया और उनके भ्रष्टाचार समाप्त हो गए। बीजेपी के सांसदों की बात करें, कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बोलते थे, कितने ही सांसद, कितने ही नेता कांग्रेस से आकर के बीजेपी में मंत्री बने आकर के और केंद्र में मंत्री बने और वहां पर सांसद बने आकर के। मैक्सिमम लोग वहां देखा जाए तो कांग्रेस के लिए। तो ये आरोप लगाना, सभा में कुछ और बोलना, इसके बाद कुछ और करना, तो भ्रष्टाचार का ये चेहरा जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आईना भी आपके सामने रखा है, उसमें चेहरा कैसा दिख रहा है वो भी दिख रहा होगा कि भ्रष्टाचार पर कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। देश का पैसा लूटकर भागने वाले मुझसे नाराज हैं। देश का पैसा लूटकर भागने वाले आपसे नाराज हैं। अब आपसे नाराज क्यों होंगे, ये आपको क्यों लगता है? मुझे तो लगता है बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपकी सरकार की छत्र छाया और आपके संरक्षण में आपकी सरकार थी, उसी दौरान सब भागे। नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, सारे तो भाग गए, हजारों करोड़ रुपए लेकर के देश का भाग गए। और आप उससे पहले कहते थे कि कोई परिंदा, कोई भी भ्रष्टाचारी एक पर भी नहीं मार सकता है इस तिजोरी पर, क्योंकि रखवाला कौन है? मोदी। चौकीदार कौन है देश का? मोदी। फिर क्या हुआ? सारे कैसे निकल गए देश का पैसा लूट करके, और आज तक आज दूसरा कार्यकाल आपका पूरा होने वाला है, क्यों सरकार उनको वापस नहीं ला पाई? क्या भ्रष्टाचार ये नहीं है कि जो वादे देश की जनता से किए गए हों वो वादे पूरे ना हुए हों? वादे ये कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे युवाओं को, 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी, 7,22,000 नौकरी दे पाए। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाने लगे, हालांकि गरीब आदमी, आम आदमी का उससे कोई लेना देना नहीं है कि बुलेट ट्रेन का किराया भी हवाई जहाज से ज़्यादा ही होगा या उसके बराबर होगा, तो उसका भी कोई लेना देना नहीं। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा, आप ही कहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ? क्या वो हवाई जहाज में यात्रा कर पाया? कि आज वह टमाटर भी खाने का भी नहीं रहा, तो वो टमाटर भी आपकी सरकार में 250 रुपये किलो हो रहा है। सारी सब्जियां महंगी हो रही हैं। आपने रामेश्वर के आंखों के आंसू देखे होंगे ना, कि जब वो सब्जी मंडी जाता है आजादपुर में और सब्जी लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उसने न तो टमाटर खरीदा, और जब उससे पूछा गया कि दूसरी सब्जी खरीदो, उसने कहा इतना पैसा ही नहीं है, कैसे खरीदें? उसके आंखों के आंसू देखे कि नहीं देखे? ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए। अमृत काल चल रहा है, अपना का 1 वर्ष हो गया, अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत काल चल रहा है स्वतंत्रता का। जिनके दम पर ये स्वतंत्रता मिली, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उस भारत को तो हम बनाए रख सकते हैं कि नहीं? उसका वो प्रेम, वो सौहार्द, वो तो बनाए रख सकते हैं कि नहीं? हमें वो भारत चाहते हैं जहां पर बेटियों को उनके साथ हुए अन्याय के लिए धरना न देना पड़े जंतर मंतर पर। कोई सत्ता अपने सांसद का, अपने प्रतिनिधि का, अपने नेता का ढाल बनकर के संरक्षण न करे। हम ऐसा भारत चाहते हैं। हम ऐसा भारत चाहते हैं कि मणिपुर में बेटियों को जिस तरीके से नग्न घुमाया गया, जिस तरीके से उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, लोगों के घर जलाए गए, नफरत की ऐसी लड़ाई वह ना हो, हम ऐसा भारत चाहते हैं। हम ऐसा भारत चाहते हैं कि जहां एक गरीब व्यक्ति किसी के कूड़े के ढेर में से एक सूखी रोटी निकालता है, नल के पानी से उसको भिगोता है और फिर उसको खाता है। हम चाहते हैं कि उसको भी, वो गरीब आदमी, वो गरीब व्यक्ति, उसको भी भरपूर खाना मिले, भरपेट खाना मिले। ऐसा व्यक्ति हम चाहते हैं कि जो जगह जगह मजदूरों की मंडियां लगती हैं शहरों में, जिसे हम कहते हैं लेबर चौक बोलते हैं, ऐसी मंडियां न लगें, हर हाथ को काम हो, हर व्यक्ति को रोजगार हो, इस पर काम करना चाहिए। हम चाहते हैं ऐसा देश हो जहां कोई आपसी भेदभाव ना हो, जहां ऊंच नीच की बात ना हो, जहां पर हिंदू मुस्लिम की बात ना हो, जहां सभी प्रेम से रहें, जहां सभी सौहार्द से रहें। क्योंकि जब तक भारत एकजुट नहीं रहेगा, यह तरक्की नहीं कर सकता है। तरक्की ये तभी करेगा कि जब गाड़ी के सभी पहिए दुरुस्त हों, सही हों और एक साथ चलें। और जब ये एक साथ चलेंगे तो देश
विकास के पथ पर सरपट दौड़ेगा। हम चाहते हैं ऐसा विकास हो जहां गरीब व्यक्ति का बच्चा कहीं शिक्षा से महरूम न रह जाए, उसे भी शिक्षा का समान अधिकार हो। जहां बड़े लोग बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा करके उनको अधिकारी बनाते हैं, उनको बड़ा बिजनेसमैन बनाते हैं, वहीं गरीब का बेटा या गरीब व्यक्ति 2 वक्त की रोटी की तलाश में अपना पूरा जीवन खत्म कर देता है। तो ऐसी लाचारी ना हो, बेकारी ना हो, बेरोजगारी ना हो। नारी सम्मान तभी होगा। नारी सम्मान की बात की आज प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन वही ब्रजभूषण शरण सिंह का कुछ नहीं हुआ, उनके सांसद का। वही नारी सम्मान की बात की जहां देश की बेटियों ने पूरे विश्व में तिरंगे झंडे को लहराने का काम किया, भारत के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया। वहीं सरकार के संरक्षण में ब्रजभूषण शरण सिंह का कुछ नहीं हुआ। तो नारी सम्मान करना है तो ये भी हो। नारी सम्मान में किसी को सूप न खाना बोला जाए। नारी सम्मान अगर है तो फिर किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ना बोला जाए, किसी को जर्सी गाय ना बोला जाए, किसी को कांग्रेस की विधवा ना बोला जाए। यही नारी सम्मान हो। उन्होंने कहा मणिपुर पर ज़्यादा नहीं बोले। मणिपुर पर उन्होंने कहा कि देश मणिपुर के साथ खड़ा है। देश तो बिल्कुल खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। क्या आप भी खड़े हैं? क्योंकि 19वें दिन बोले आप अभिभावक हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और आप देश के प्रधानमंत्री के नाते, और आपने लगभग 48 बार परिवारीजन का संबोधन किया देश की जनता के लिए। उस परिवार का व्यक्ति कोई तकलीफ में हो तो लोग दौड़ के पहुंचते परिवार का व्यक्ति। आप फिर मणिपुर में क्यों नहीं गए? 3 महीने से मणिपुर जलता रहा, आप आज तक नहीं गए। और बोलने के लिए जब आपको मजबूर किया गया, जब वीडियो वायरल हुआ, तब आपने थोड़ा 36 सेकंड बोला और इसके बाद कोई मणिपुर की बात नहीं, उससे आप बचते रहे। हमारा देश युवा है, युवाओं का देश है, और इस युवाओं के देश में जरूरत है रोजगार की। क्योंकि जब माता पिता अपना गाढ़ी कमाई जो उन्होंने जीवन में कमाया होता है वह शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। कि शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ इतनी महंगी हो चली है कि जहाँ पर हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम हो गया है। और उसके बाद जब वो पढ़ लिख करके तैयार होता है और फिर वो बेरोजगार घूमता है, तो उस माता पिता के लिए कितना कष्ट का विषय होता है कि अपने सामने वो अपने बच्चे को इसी तरीके से निराश और हताश और बेरोजगार देखता है। तो ऐसे युवाओं को, उन युवाओं का सही मार्गदर्शन हो, उनको सही से शिक्षा नीति में बदलाव हो जिसके कारण उनको रोजगार मिल सके, देश में रोजगार के अवसर पैदा हों, ऐसा माहौल तैयार हो। और ये जो नफरत के बादल चारों तरफ मंडरा रहे हैं वो नफरत के बादल छटें। आपने तुष्टीकरण की बात की। तुष्टीकरण कौन कर रहा है? 10 साल आपकी सरकार को हो गए और आपने पिछली 5 साल में ही घोषणा कर दी थी, जब पहले 5 साल का कार्यकाल था, कि आपकी सरकार ने जो काम किए हैं वो 70 साल में भी नहीं हुए। तो अब तो 5 साल में ही आपने इतना बड़ा विकास कर दिया, इतना काम हो गया, तो अब 5 साल तो और हो गए। इसके अलावा आज भी आप पंडित नेहरू को दोषी ठहराते हैं। आज भी आप तुष्टीकरण की बात करते हैं। 10 साल में आपने तुष्टीकरण खत्म नहीं कर पाए। तुष्टीकरण कौन कर रहा है? 2 जातियां मणिपुर में लड़ रही हैं, जहां मणिपुर 3 महीने से जल रहा है। नूह, मेवात, गुड़गांव, इनमें हिंसा हुई। कौन लोग जला रहे थे? किन लोगों पर कार्रवाई हुई? क्या हरियाणा सरकार पर हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की कि सरकार भी इसमें शामिल है? सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सरकार एक जाति को सपोर्ट कर रही है, एक खास जाति के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये भी अब भी कुछ बचा है। तुष्टीकरण कौन कर रहा है? तुष्टीकरण हो रहा है ऐसे लोग जो दंगा फैलाते हैं, जो आपस में लड़ाते हैं, जो भाईचारे के लिए खतरा बने हैं, जो देश के लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए बिना किसी जाति धर्म को देख करके, बिना किसी भेदभाव के। हम प्रधानमंत्री जी आज जो भाषण दे रहे थे, कॉन्फिडेंस वो नहीं था, भाषण बहुत लंबा था, लेकिन जो उनको लग रहा था कि 2024 का आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, वो सहज नहीं होने जा रहा, बहुत कठिन रास्ता है। और उसकी चिंता उनके भाषण में दिखी, और वही चिंता, उनका डर वो दिख रहा था। वो चिंता उनकी जायज भी है, क्योंकि विपक्ष भी बड़े मजबूती के साथ लड़ रहा है। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह हमारा देश बहुत तरक्की करे, बहुत आगे जाए, विश्व गुरु बने और सभी देशों का नेतृत्व करे। यह हम चाहते हैं। हर हाथ को काम हो, हर युवा के लिए रोजगार हो, जहाँ कोई लाचार ना हो, जहाँ बहन बेटियाँ बाहर निकलने से न डरें, ऐसा देश हमारा बने।
तरक्की करे, जहाँ टेक्नोलॉजी हो, हर तरीके से हम सक्षम हों, यही हम कामना करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट भी करें।